यूनिफॉर्म तालीमी पॉलिसी, लाजमी और मुफ्त तालीम, ये आज जो राइट ऑफ एजुकेशन बनाया आज हमने आज तक बनाया राइट ऑफ एजुकेशन। मौलाना आजाद की आपकी जो जो सदर थी वो सोच सोचा करते थे कि भारत के हर फर्द को लाजमी और मुफ्त तालीम होनी चाहिए, फ्री तालीम होनी चाहिए, उसे करना चाहिए कि एक कुरान का मुफस्सिर आलिम दीन जो रिवायत के बाद शेरवानी में टोपी और दाढ़ी रखने वाला था, वो भारत के अंदर रहते हुए भारत के इन चीजों को किस तरह ठीक ठाक और इस्लाम देखना चाहता, इस तरह से उसको एक नजर से देखना चाहता, उसकी नजर में यहाँ का मुस्तकबिल का भारत क्या होता है वो दिखाना चाहता। लेकिन मौलाना आजाद ने उस अपने 1958 के अंदर रूठ गए और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया इस हवाले से कि बात तो शायद बर्दाश्त कर पाते और अपनी आंखों से देख नहीं पाते, इसलिए अल्लाह ने उन्हें सिर्फ 67-68 साल की उम्र में ही उठा लिया और इस तरह उनकी जिंदगी का बात रहा। इसमें जो जिंदगी की मुख्तलिफ शेड्स है, उनकी घरेलू जिंदगी के मामला है, खानदानी मामला है, तो आप पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये शख्स इतने दबाव में काम करता है, इस कदर प्रेशर के शख्स पर था, जिंदगी का, घर के मामला का, खानदानी रिवायात का, दुनिया की जरूरतों का, फिर वो सियासत का, फिर वो जो उन्होंने अपने म्यार बना रखा था उस म्यार का, उस म्यार के बारे में भी उन्होंने मुबारक लिखा है कि किस तरह वो म्यार जो कभी कभी आदमी सोचता तो रहता नहीं है, लेकिन म्यार बनाना चाहता है, उस म्यार को किस तरह से वो बाकी रखते थे, उसका तस्करा उन्होंने किया है। उसे लगता है कि वो म्यार को बाकी रखने के लिए जो पेरिस से चाय आती थी उसको नोट करने के लिए, उससे जो गलतफहमियां पैदा होती थी उसका जवाब देने के लिए, जो बड़े बड़े लोगों ने ब्लड और छूट फैलाया उसके ताल्लुक से मौलाना आजाद शराब पीते थे जबकि वो चाय की प्याली में नोट करते थे, वो जो मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग थी वहां तक अगर आप देखें मौलाना आजाद तो कितना दबाव था, और इस दबाव में एक मिजाज उनका था कि वो जितने जीनियस थे उसी कदर जज्बाती भी थे, और जज्बाती जो लोग होते हैं वो जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेशन उनमें आता है, जब नाकामी होती है तो आदमी टूट कर बिखर जाता है और जब बिखरता है तो टूट नहीं पाता। मौलाना आजाद की शख्सियत का यही अलमिया है कि वो बहुत जज्बाती थे और जब वो टूटे और जब पाकिस्तान बना और जो हालात में तो बहुत टूट कर बिखर गए थे। उन्होंने अपनी ज़माने हयात तस्करे में बहुत मुस्लिम किया है, इंडिया में फ्रीडम में उसका तस्करा किया है, मुबारक खातिर में अदब की चाशनी के साथ उन्होंने उसका तस्करा किया है और ये बात उन्होंने तस्लीम की है कि उनसे सियासी तौर पर भी बेहतर होते हैं। भारत के मुसलमानों को मौलाना आजाद की जिंदगी से एक रोशनी इस तरह हो सकती है कि उन्हें यहाँ कैसे रहना है, क्योंकि ये मुल्क हम छोड़ भी नहीं सकते, यहाँ से हिजरत भी कर सकते, सब हो चुका है। मौलाना आजाद ने हिजरत भी करवाई थी, मौलाना आजाद ने कामा निकाले, सब हो चुका है, लेकिन अब बचा बचा जो काफिला है वो कैसे जो मिनिस्ट्री में रह सकता है और यहाँ पर अपने इज्जत खान के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकता है, यहाँ की सियासत से वो कैसे मुजरची बन सकता है, यहाँ के माशरा को मीशत से किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ अपने विकास की जड़ कैसे रख सकता है, यहाँ अपने बुनियादी हुकूक को हासिल करने के लिए क्या जरूरत कर सकता है। मौलाना आजाद की जिंदगी हमारे लिए अशद रहा है, एक मीनार नूर है जिसको देखकर इंसानी काफिले रास्ता तय करते रहेंगे और हमें भी अपने रास्ते को इन्हीं से सीखना पड़ेगा। सर के सामने तो मैं मौलाना आजाद के बारे में कुछ बोल तो नहीं सकता, मैंने अकेले पढ़ना शुरू किया है, उनकी किताबें खास करके तर्जुमानुल कुरान और दीगर चीज़ें इसमें आई है। कुछ दिन पहले मैंने उनकी किताब उन पर लिखी गई किताब देखा जिसका नाम था आयना या कलाम आजाद और ये लिखा है फारूक अब्दुल्ला। इसके अंदर से एक छोटा सा जो पैराग्राफ है वो मैं पढ़ता हूँ, ये आपको पता लगेगा कि उर्दू डिपार्टमेंट उर्दू का और मौलाना आजाद का जो ताल्लुक है। वैसे तो बहुत कुछ लिखा है उसके अंदर, बहुत तवील बहुत अच्छी किताब है और सही से बहुत अच्छे तरीके से समझा है। मैं कुछ यहाँ पर एक पैराग्राफ इसमें से पढ़ रहा हूँ और ये मौलाना आजाद शायद वाहिद रहनुमा थे जिन्होंने मकबूलियत दाव पर लगाकर अपनी कुव्वत फैसले की हिफाजत की और नेकनामी के सिक्कों से अपने नुक्ते नजर की पकड़ करी। इन्होंने मसलियत की आवाज़ों पर काम नहीं करे बल्कि जमीन के मशवरों की हमेशा अपने जहन की बारगाह में बारियां किया। इन्होंने गलियों कूचों में गूंजते नाव पर ध्यान नहीं दिया बल्कि रोशनी दीवार को बढ़ा और कौम को वो रास्ता दिखाया जो गर्चे इस वक्त नामंजूर और नामकबूल रहा, लेकिन बाद में रक्ष तारीख की चाल और सैयारगाह सियासत की गर्दिश ने साबित किया कि मसले का सही हल वही था। जब तूफान गुजर चुका और नाखुदा किश्ती को
बेसहारा छोड़कर महफूज जजीरे में चले गए तो परेशान भाग मुझे मंझार में खिरी कौम ने इस तितनाहा दर्द के साए में पनाह ली और उन्होंने वसीयत कल्बी से सबको गले से लगा दिया। मौलाना आजाद का शुमार मैदान इल्म और हिकमत के उन चंद जियाद शहसवार में किया जाता है जिनको वक्त तहरीर और तकरीर में यकसा कमाल हासिल था। शोला बयान ऐसे कि पहाड़ों के दिल दहल जाए और जबान पर ऐसी कुदरत कि एक एक बात को सौ अंदाज से करे, लहजे में तासीर ऐसी कि सुनने वालों पर सकत आ जाए। मौलाना ने एक नए अंदाज तहरीर और नए उस्लूब को जन्म दिया, एक ऐसा उस्लूब जो उनके कलम से पैदा हुआ और उनके साथी उसका चिराग बुन हो गए। उनके कलम से लफ्ज ऐसे निकलते थे जैसे टकसाल में सिक्के ढलते हैं। उनके अदाविये, उनके खुतूत, उनके इंशियात और दूसरी निगाहशात उर्दू अदब का नाकाबिल फरामोश बेशकीमत सरमाया। अगर मौलाना के सियासी करियर को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाए तब भी वो एक साहिब दर्ज अदीब की हैसियत से अपनी इंशा पर परवाजी के बलबूते पर उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक सही हस्ती पर उर्दू जुबान अदब का एक भी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आजाद कॉलेज में नेशनल एजुकेशन डे ये मनाने का जो सिलसिला प्रिंसिपल डॉक्टर मदन साहब के साथ में शुरू किए हैं और आज इस प्रोग्राम के लिए एक अच्छे स्पीकर का इंतखाब करके यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। जवाबुद्दीन सिद्दीकी साहब जो इसी कॉलेज के स्टूडेंट है और मैंने 86-87 में उनकी तकरीर सुना था, जब से उनसे मुतासिर है। आज उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पर तमाम पहलुओं पर रोशनी डालकर हमें हुकूमत तफसीलात दी। उनका तहरीर से विज्ञानी गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम टीचिंग स्टाफ जो अपने मसरूफियत के बावजूद यहाँ पर आकर बात दिए, उनका उन तमाम का शुक्रिया। साथ ही नॉन टीचिंग स्टाफ और तमाम यहाँ मौजूद असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हुए इस बस आपकी इजाज़त से ये प्रोग्राम का एहतमाम होता है।